हेलो बच्चों, जैसा कि प्रश्नावली 3.5 में आपका विषय आपका बीजगुणन विधि। तो बीजगुणन विधि अपन को समझने से पहले, इसके क्वेश्चन समझने से पहले इसके ज़रूरी है कि इसकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको आनी चाहिए। यदि आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से आप इसको लगा लोगे। तो अभी अपन ने इन्हीं सवालों में अभी इससे पहले प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और इसके बाद अगले क्रम में अपन जो है इसका बीजगुणन विधि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको जो समीकरण दिए जाते हैं तो आपके उन दोनों समीकरण, आपको दो रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है और जो दो समीकरण आपको दिए जाते हैं, उन दोनों समीकरणों को रैखिक युग्म समीकरण के व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करानी होती है। आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे आपको इन दोनों जो आपके जो समीकरण दिए हैं इससे आपको क्या करानी पड़ती है, उसकी तुलना करानी पड़ती है, जिससे आपको क्या हो जाता है a1, a2, b1, b2, c1 एवं c2, ये आपको इस प्रकार, ये आपको क्या हो जाते हैं, सारे मान आपको मिल जाते हैं इसकी तुलना कराने से। और जब अपन तुलना करा लेते हैं तो उसमें अपन को क्या करना पड़ता है, तुलना कराने के बाद इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला आपका होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन या y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसको देखिए, इस सूत्र को याद करना बहुत आसान है। यदि आपको याद ना हो तो इसके लिए एक आपको जो है इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, b1 से b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया, b1 से, और b1 पे ही हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसमें आप एक इस तरीके से क्या है, तीर के निशान लगा लीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पे आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका 1 हो गया। इसमें आप देखेंगे b1 यहाँ से ऊपर से गुणा करेंगे नीचे की ओर, b1 c2 माइनस चिन्ह लगाएंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे b2 c1, यानी आपका x का मान आपका हो गया। यानी फिर से एक बार देखिए, इसमें हमने क्या बताया, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे b1 c2। यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, b1 c2, तो क्या है b1 c2, माइनस लगाएंगे फिर नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा b2 c1, x का हो गया आपका। इसी तरीके से y के लिए हमने क्या बताया, फिर ऊपर से गुणा करेंगे c1 a2 माइनस फिर नीचे से ऊपर की तरफ c2 a1 बराबर 1 में क्या है दिखना, फिर से ऊपर से नीचे की तरफ a1 b2 माइनस ज्यों का त्यों लगा दिया। इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ a2 b1। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व, इसको बना सूत्र को लिख भी सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। तो आपने इसके लिए क्या किया है, इसको b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यानी b1 से लिखना स्टार्ट किया और b1 पे आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जो आपको इसमें हमने आपको थोड़ा सा बताया है कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करना है, फिर माइनस लगा के नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करना है। तो आप इस सूत्र को इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, व्यापक समीकरण हो गया, सूत्र हो गया। इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपकी, ये है आपकी इसकी शर्तें। इसमें क्या होता है, 3 शर्तें इसकी महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। कब निकाय का अद्वितीय हल होगा, कब निकाय का कोई भी हल नहीं होगा और कब निकाय का अनंतः अनेक हल होंगे। तो इसमें देखिए, यदि आपका a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि आपकी जो क्या है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, बराबर नहीं है c1 बटे c2 का, यानी कि तीनों आपस में कैसे नहीं है, बराबर नहीं है, तब निकाय समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और जिस सवाल में निकाय में ये वाली शर्त लगती है, जिस सवाल में आपकी ये वाली शर्त लगाई जाएगी, उस सवाल को आपका क्या होगा, पूरा सॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो दोनों आपकी जो रेखाएं रहती हैं, दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए इसका दूसरा पॉइंट आपका जो है
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है आपका C1/C2, तब निकाय समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। मतलब अगर आपने कोई सवाल लगाया और उस सवाल में आपकी ये शर्त लग जाती है और इस शर्त में आपका अगर पहले दो आपके A1/A2 बराबर B1/B2 निकल आता है तो इसका अपन लिख देंगे निकाय समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। इस स्थिति में क्या होता है कि जो दोनों रेखाएं होती हैं ये आपस में एक दूसरे के कैसी होती हैं, दोनों समांतर होती हैं। और समांतर की किसी भी कोई चीज समांतर कैसी होती है उसके गुणधर्म आप पढ़ेंगे। इसको कहीं कितना भी लंबा इसको आपस में बढ़ाते जाएं, एक दूसरे को कभी जो है प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा पॉइंट। इसी का क्या है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या है C1/C2, तब निकाय समीकरण का क्या होगा, तब निकाय समीकरण का इसमें क्या होता है, अनंतः अनेक हल होते हैं, अनंतः अनेक हल होंगे। यहाँ पे निकाय समीकरण का अनंतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब इस स्थिति में क्या होता है कि आपकी जो एक रेखा होती है वो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होती है, दूसरे ऊपर की एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, या इसी को आप समपाती रेखा भी कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समपाती है। मतलब आपकी एक रेखा जे है तो इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा भी है जिसको इस तरीके से इन्होंने क्या है इस पर डॉट डॉट करके इसको जो है बढ़ा दिया है। तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर, या आप बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समपाती हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। यदि आपका क्लियर हो गया तो इससे आपकी क्या होगा कि आप सवालों को लगाने में बहुत आसानी होगी आपको। तो देखिए इसमें से आपका क्या है, परीक्षा में इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव भी अभी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार तो आपका ऑब्जेक्टिव में आपके रैखिक योग समीकरण का व्यापक समीकरण पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको ABCD में आपको जो है 3-4 प्रकार के आपको विकल्प दे देते हैं, जिसमें से एक विकल्प आपका जे रहता है और अन्य 3 विकल्प भी होंगे जो उसमें से क्या होंगे, गलत होंगे, जिसमें से आपको ये चूज करना पड़ता है। इसके बाद इसको सवाल को लेके भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। कोई x का मान पूछ सकते हैं, y के मान के लिए पूछ सकते हैं, 1 के लिए पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपके 3 आपकी जो शर्तें हैं, तीसरे में पहली, दूसरी, तीसरी, इससे मतलब आपका 100% आपका 1 या 2 विकल्प आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो इससे आपके क्या हो जाएंगे, यदि निकाय समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा तो उसमें आपके क्या है, कोई भी उसमें बराबर नहीं होता है। कोई भी हल नहीं होगा उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 आपके बराबर होते हैं, तीसरा आपका बराबर नहीं होता है। और अनंतः अनेक हल के लिए क्या होते हैं, इसमें आपस में तीनों इसके आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद अब आपके जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में भी क्या है, आपके 2 समीकरण आपको दे देंगे और दोनों समीकरण आपसे बोलेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म, यह इसके लिए अनंतः अनेक हल होने के लिए इसमें कोई k का मान पूछ लेंगे या कोई एक मान पूछ लेंगे, इसका मान आप जो है निकालिए। तो उस अनंतः अनेक हल होने के लिए उसमें अपन को ये शर्त लगानी पड़ेगी। कोई पूछ लेता है कि कोई इसका कोई भी हल ना हो, इसमें a का मान बताइए, तो इसमें आपको ये शर्त लगानी पड़ेगी। यानी ये शर्तों के हिसाब से ही अपन सवालों को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो मतलब इसके हिसाब से ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ओके, धन्यवाद। देखेंगे बच्चों, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन में अपन को सॉल्व करने से पहले, इसको हल करने से पहले अपन कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। देखिए इन सवालों को हल करने के लिए अपन किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, इसकी जो समीकरण आपको ये दोनों दिए हैं, इसकी तुलना आपको इसके व्यापक समीकरण से कराते हैं। दूसरा, अब जो इसके व्यापक समीकरण आपको हम बता चुके हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कराने पड़ती है। दूसरी बात, इसकी तुलना कराने के बाद अपन को इसमें ये पता करना पड़ता है कि इसमें कौन सी शर्त लगाई जाएगी। यानी कि इसमें अपन को तीनों शर्तों को जो है, जो आपकी तीनों शर्त में से कौन सी शर्त लगेगी,
शर्त लगनी है। यानी पहले अपन तुलना करेंगे, फिर तुलना करने के बाद ये पता करेंगे कि इसमें कौन सी शर्त लगनी है। जो तीनों समीकरण, जो तीनों शर्तें आपको बताई गई थी, उन तीनों शर्तों में से कौन सी शर्त इसमें लगाई जाएगी और कौन सी शर्त इसमें क्यों लगेगी, वो अपन इसमें जो है पता करना है। जब अपन ये पता करेंगे तीसरे नंबर पे, यदि निकाय समीकरण का अद्वितीय हल निकलता है, अद्वितीय हल निकलता है, तो फिर इसमें क्या करेंगे अपन, आगे सूत्र लगाएंगे। चौथे नंबर पे क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले अपन को इसकी तुलना करानी है व्यापक समीकरण से, दोनों समीकरण की। फिर इसमें तीनों शर्तों में से ये देखना है कि इसमें कौन सी शर्त लगाई जाएगी। फिर तीनों शर्त लगाने के बाद इसमें अपन यदि एक अद्वितीय हल निकलता है इसका, तो उसमें से फिर अपन इसको क्या करेंगे, सूत्र लगा के आगे x और y के इसमें से मान निकालेंगे। तो अब देखते हैं आपके पहले सवाल को। सबसे पहले नंबर 1 तुलना कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि x1 का गुणांक क्या है आपका, सॉरी x का गुणांक क्या है, a1। x का गुणांक आपका क्या है, a1। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, यानी कि a1 का मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया। यहाँ पे y का गुणांक क्या है, b1, यानी कि b1 बराबर, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, -3, -3। देखिए कभी कभी हम गलती क्या हो जाती है कि जैसे हम इसमें b1 बराबर क्या है, y का गुणांक हमने देखा कि y का गुणांक तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। लेकिन अगर वो माइनस है तो -3 लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका सवाल जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है, c का मान कितना है आपका, c का मान कितना है, -3। इसके बाद देखेंगे a2, यानी इसमें दूसरे समीकरण में जो देखिए पहला समीकरण आपका होता है उसमें सारे मान 1 के होते हैं, a1 b1 c1। इसके बाद आपका जो दूसरा समीकरण होता है उसमें a2 b2 और c2 होते हैं। तो आपका दूसरा समीकरण में देखेंगे x का गुणांक आपका क्या है, a2, यानी a2। इसमें x का गुणांक आपका क्या है, 3, ये आपका a2 का मान। इसमें y का गुणांक क्या है, b2 का मान, यानी कि y, इसमें y का गुणांक क्या है, 9, यानी कि कितना हो जाएगा, -9। इसके बाद c2 का गुणांक, c2 देखेंगे, c2 बराबर कितना हो जाएगा, c2 बराबर कितना, -2। यानी कि अपन ने जो अभी इसमें हमने बताया था कि आपने उसमें से 2-3 पॉइंट आपको बताए थे कि सबसे पहले तुलना करानी है, तो अपन ने सबसे पहले एक काम कर लिया कि दोनों समीकरण की व्यापक समीकरण के साथ में तुलना करा ली। अब दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी शर्त लगाई जाएगी। अगर हम शर्त कौन सी लगेगी इसमें, अगर हम ये पता करने में इसमें कामयाब हो जाते हैं तो सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से लिखना है, a1 बटे a2। अब a1 का मान कितना है आपका, 1, a2 का मान कितना है, 3, कॉमा लगाइए। ऐसे ही आप b1 बटे b2 निकालिए। b1 का मान कितना है आपका, b1 का मान कितना है, -3। b2 का मान क्या है आपका, -9, कॉमा लगाइए। ऐसे c1 बटे c2 करिए। c1 का मान कितना है आपका, -3, और c2 का मान क्या है, -2। इसमें देखिए एक जिसमें तो कोई नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, ज्यों का त्यों। इसमें b1 बटे b2 बराबर माइनस से माइनस पहली बात तो काट देंगे, और 3 एकम 3, 3 तरह का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी आपका मतलब माइनस से माइनस आप इसको काट सकते हो, बाकी नहीं कट रहा है। अब आप इसमें देखेंगे कि a1 बटे a2, a1 बटे a2 कितना हो गया आपका, 1/3। v1 बटे b2, इसमें भी आप देखेंगे ये कितना हो गया, 1/3। c1 बटे c2 में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ज्यों करते हो। अब आप इसमें देखेंगे कि आपके दो मान आपस में बराबर हो गए, यानी कि आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी इसमें आप लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन तीसरा आपका बराबर नहीं है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब ये तो आप देखेंगे कि अपनी इस वाली इसको आप
अपनी शर्तों से मिलाकर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसका तो कोई भी हल नहीं होगा। इसमें अतः लिख देंगे, पता अतः निकाय समीकरण का कोई भी हल नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए अपन ने फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने इसमें क्या क्या देखा। सबसे पहले तो जो आपको समीकरण दिए थे, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 और मान लीजिए। तो जो आपको दोनों समीकरण दिए थे, दोनों समीकरण की आपने क्या की, जो इसके व्यापक समीकरण होते हैं उसके साथ में तुलना करा ली। तुलना कराए तो आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान निकाल लिए आपने। इसके बाद आपने क्या इसमें निकाला, a1 बटे a2 करके देखा। तो a1 का मान कितना था, 1 था, और a2 का मान कितना था, 3 था। ऐसे b1, b2 निकाल लिया, ऐसे c1, c2 निकाल लिया आपने। इन तीनों मानों में से आपने देखा कि कोई मान आपस में बराबर तो नहीं है। तो a1, a2 और b1, b2 का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अपन ने इसमें क्या लिख दिया, a1, a2, b1, b2 दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिया। लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए बराबर भी लगाया और ऐसा काट भी दिया। इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो जी आपकी शर्त बन जाती है। और इसी को आपको क्या कर लेना है कि हमने जो पिछले आपको अभी 3 शर्तें आपको बताई थी, तीनों शर्तों में से आपको इसको क्या कर लेना है, मिला लेना है। अब यदि उसमें से आपने देखा कि अतः निकाय समीकरण का कोई भी हल नहीं है, जो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतनी प्रक्रिया, इतनी प्रोसेस आपको हर सवाल में करनी है। और जिस सवाल में यहाँ पे निकाय समीकरण का अद्वितीय हल हो जाएगा, इसको अपन इसके आगे सूत्र लगा के उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब इस प्रश्नावली का देखते हैं कोई और दूसरा सवाल। ओके, अब इसका इसी क्रम में आगे इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या है, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे। यानी x का गुणांक, y का गुणांक और इस जो आपका अचर पद यानी कि आपका c, इसके बराबर में क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में अंक है, इसमें 5 है और इसमें 8 है। तो सबसे पहले तो अपन को जिस तरीके से या जिस रूप में आपका व्यापक समीकरण है, उसी रूप में आपको इसको बना लेना है। तो इसी में हम इसको कर देते हैं, या इसको लिख सकते हैं अपन 2x + का y, 5 का पक्षांतर करिए उस साइड, तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही इसको भी करिए आप, कितना हो जाएगा, 3x + का 2y, 8 का करिए उस साइड में पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा, -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको समीकरण नंबर 1 बनाइए और इसको समीकरण नंबर 2 बनाइए। अब इन समीकरण की तुलना इस व्यापक समीकरण से करानी है। तो देखिए आपका इसमें x का गुणांक, इसमें x का गुणांक, इसमें x का गुणांक आपका क्या है, a1, इसमें x का कितना है गुणांक, 2, a1 का मान, b1, y का गुणांक क्या है, b1। अब इसमें देखेंगे y का गुणांक जब कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है। देखिए यहाँ पे जब ऐसा लिखा हो, जैसे x लिखा हो, जब खाली x लिखा है तो मतलब x के साथ में क्या है, इंटू 1 और है। जब 1 का इसमें गुणा कर देते तो क्या हो जाता है, x ही हो जाता है। तो जब किसी चर के साथ में जब कोई गुणांक नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। तो इसमें y क्या है, y का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c1 का मान कितना है आपका, -5। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में a2, x का गुणांक क्या है, a2, इसमें क्या है, x का गुणांक क्या है आपका, 3। b2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, b2, y का मान क्या है आपका, 2, y का गुणांक क्या है, सॉरी आपका 2। इसमें क्या हो जाएगा, c2, इसमें c2 का कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसकी तुलना करा ली। तुलना कराने के बाद अपन को a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि आपको ये पता करना है कि इसमें शर्त कौन सी लगेगी। उसके लिए आपको हमने क्या बताया कि आपको a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान कितना है, 2 बटे a2 का मान कितना है, 3, b1 बटे b2। अब b1 का मान इसमें कितना है आपका, 1, b2 का मान कितना है, 2।
C1/C2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 8, माइनस से माइनस आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे ये आपका 2/3 है, ये आपका 1/2 है, ये 5/8 है। इसमें से कोई बराबर है क्या, इसमें से कोई भी पद आपका बराबर है क्या, नहीं है। यानी कि आपका इसमें क्या हो गया, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब इसमें अपन ने शर्त पता कर ली कि इसके कोई भी पद इसका आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। यानी तो अपन ये क्या होगा, अर्थात निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब जब अभी हमने बताया था आपको कुछ समय पहले, जिस समीकरण में आपकी एक अद्वितीय हल होने की शर्त लगती है उसको आगे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए आगे सॉल्व करने के लिए आपको सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए सूत्र आप कैसे बना सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था। यानी आपको क्या करना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, इससे जो प्राप्त होगा वो x होगा, इससे प्राप्त होगा वो y होगा, इससे जो प्राप्त होगा 1 होगा। तो x का अपन निकाल लेते हैं। B1 का गुणा C2 में करेंगे इस तरीके से, अभी आपको बताया था। B1 C2 यहाँ पे कितना लिखेंगे, B1 C2 माइनस नीचे से ऊपर की तरफ B2 C1 कितना हो जाएगा आपका, B2 C1 बराबर। अब y के लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए क्या होगा, फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। C1 A2 माइनस ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ C2 A1 एक के नीचे क्या हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसके माध्यम से हमने क्या कर लिया, सूत्र जो है लिख लिया। आप इसको क्या करिए, याद भी करिए। हम आपको सिर्फ इसलिए लिख के बता रहे हैं ताकि आपको जो है लिखने का तरीका आप सीख जाएं और आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि आपको अगर भूल भी जाता है तो इस तरीके से आप इसको लिख सकें, इसलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या है, x ज्यों का तो लिखा, इसके मान क्या है, B1 C2। यहाँ पे देखिए B1 का मान क्या है 1 और C2 का मान क्या है -8, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा माइनस का 8। अब जिस सूत्र का माइनस यहाँ पे ज्यों का त्यों। अब B2 C1, B2 का मान देखिए, B2 का मान क्या है 2 और C1 का मान क्या है -5, तो यानी कितना हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 5। समझ में आया, मान रखना। इसके बाद y को लिखिए, y को क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस का 5 गुणा 3, माइनस का 5 गुणा 3। इसको मानों को बहुत सावधानी पूर्वक रखना है, जे माइनस लगा है तो ये माइनस ज्यों का त्यों। C2 A1 कितना है, माइनस का 8 गुणा 2, माइनस का 8 गुणा 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कोष्टक में लगा दिए। कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि डबल माइनस हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, एक के लिए भी सॉल्व करेंगे। एक के लिए क्या हो जाएगा आपका A1 B2, A1 का मान कितना 2, A1 B2 2 गुणा कितना हो जाएगा 2 गुणा कितना 2 माइनस बीच वाला A2 B1 A2 यानी 3, B1 कितना 1, 3 गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन तीनों मानों को अपन एक साथ निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। x -8 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 8। देखिए इस माइनस का माइनस में होगा तो क्या प्लस, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 बराबर। y के नीचे क्या होगा, 5 दिया कितना हो जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूनी कितना होगा 16, ये भी हो गया। 1 2 दूनी कितना हो जाएगा 4
और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। ये इसको भी सॉल्व कर लिया। अब फिर और x बटे 8 में से 10 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस का y के नीचे क्या होगा 16 में से 15 जाएगा 1 बचेगा, और 1 के नीचे क्या होगा 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 के बटे क्या बचेगा 1 ही बचेगा। अब इस तरीके से आपने क्या कर लिया है, इसको निकाल लिया। अब आप इसमें लिखेंगे x का मान प्राप्त करने के लिए। अब देखिए x का मान जब प्राप्त करने के लिए करेंगे तो इसके पहले और लास्ट पद को लेके चलेंगे। पहला कितना है आपका x बटे 2 और लास्ट का कितना है 1 बटे 1। त्रिक गुणा करा दीजिए, त्रिक गुणा कराएंगे तो 1 का x में x बराबर कितना हो जाएगा 2। x का मान आपका निकल आया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पुनः इसमें लिखेंगे y का मान प्राप्त करने के लिए, यानी जब y का मान प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे दूसरे और तीसरे को लेके चलेंगे, यानी कितना हो जाएगा y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। 1 का त्रिक गुणा कीजिए तो 1 का y में होगा कितना y बराबर 1 का 1 में 1। जी आपका क्या हो गया y का मान निकल आया। और यही दोनों आपके क्या हो गए अंक के आंसर। यहाँ पे लिखेंगे आप अतः x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका 1। जी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके के सवाल में देखेंगे आप कि यहाँ पे अपन को थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे है और दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान कहाँ पे देना है। ध्यान आपको ये देना है कि पहले समीकरण को जिस रूप में आपके व्यापक समीकरण होते हैं उसी रूप में आपको अपने समीकरण को बना लेना है। इसके बाद उनकी तुलना करा लेनी है, तुलना निकाल लिया। फिर इसके बाद अपना काम आता है कि इसमें पहचानना की शर्त कौन सी लगेगी, तो इसको अपन ने पहचानना भी सीख लिया। इसके बाद जब पहचान लाते हैं तो फिर इसमें सूत्र लगा के इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इन मानों को जब रखते हैं तो बड़े सावधानी पूर्वक इन मानों को इसको रखते हैं। हो सकता है आपको पहली दूसरी बार आपसे मान रखने में समय गलतियां हो, लेकिन आप सावधानी पूर्वक उसको रखेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। ओके, देखते हैं इसका अगला सवाल। अब इसका इसी प्रश्न एक्सरसाइज का आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें फिर वही अपन देखेंगे कि इसका जो व्यापक समीकरण है और इसका जो सवाल है इसको मैच करेंगे, दोनों को मिलाएंगे कि दोनों एक ही तरीके से एक ही रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि बराबर में 0 है, यहाँ में बराबर में 0 नहीं है। तो इसमें अपन फिर से जो जैसे कि पिछले सवाल में पक्षांतर किया था इसमें अपन फिर कर लेंगे, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3x माइनस का कितना 5y। अब 20 का उस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 20। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, कितना हो जाएगा 6x माइनस का 10y और 40 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अब इन समीकरणों की तुलना इस व्यापक समीकरण से आपको करानी है। तो व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक a1 है। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 5 और c1 बराबर आपका जो है हो जाएगा कितना माइनस का 20। इसके बाद a2 का मान देखेंगे आप, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का हो जाएगा 10, माइनस का 10 एवं c2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 40। यहाँ पे माइनस कितना था 20 था। तो देखिए तुलना कराना आपसे इससे पहले 2 सवालों में आपको बता चुके हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल ठीक उसी तरीके से किया है। x का गुणांक a1 है तो a1 लिख लिया। इसमें x का गुणांक क्या है 3 था तो यहाँ बराबर में 3 लिख दिया। इसमें y का गुणांक b1 था तो b1 बराबर इसमें क्या था -5 था तो बराबर -5 लिख दिया। इसी तरीके से इसकी क्या करा ली तुलना करा ली। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले समीकरण को देखते हैं कि जो समीकरण दिए हैं वो जो आपका व्यापक समीकरण है वो दोनों एक ही तरीके से एक ही रूप में है कि नहीं, तो वो अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद अपन ने दूसरे नंबर पे इसकी तुलना करा ली। तीसरे नंबर पे इसमें अपन को ये पता करना है कि इसमें शर्त कौन सी लगेगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं a1 बटे a2 बराबर
3 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3/6। B1/B2, इसमें क्या हो जाएगा आपका B1/B2 में माइनस का 5/-10। C1/C2, C1 का मान कितना है, माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा, माइनस का 40। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। यानी कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका कितना है, A1/A2 बराबर आपका 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर क्या निकला, 1/2। यानी कि आपका तीनों आपस में मान कैसे हो गए, बराबर हो गए। यानी आप इसमें लिख सकते हैं, अर्थात A1/A2 बराबर है आपका क्या के, B1/B2 के बराबर आपका क्या है, C1/C2, और इन सब का मान आपका क्या है, 1/2। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं, अर्थात निकाय समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। अब इसमें निकाय समीकरण के अनंत अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि इसमें तीसरी वाली शर्त लग जाती है, और तीसरी वाली शर्त यानी इसमें सभी के मान आपस में कैसे निकल आए हैं, बराबर निकल आए हैं। तो इस सवाल को यहाँ से आगे अपन सॉल्व नहीं करेंगे, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने जो है सवालों को लगाने का लगभग तरीका सीख लिया है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है यानी कि नंबर 4, वो आपको स्वयं से लगाना है। यदि आपसे बनता है तो आपको इसके आंसर बताने हैं, यदि आपसे नहीं बनता है तो आपको ये बताना है कि सर नहीं बना है, तो आपको अगले वीडियोस में उसको कराया जाएगा। ओके।